हेलो गाइस, स्वागत है आपका आई एस पी सी एस द वे आउट चैनल में। तो ये हमारा करेंट अफेयर फॉर बीपीएससी जो मेंस में और इंटरव्यू में आपका काम आने वाला है। 71वीं मेंस और 17वीं इंटरव्यू में इकोनॉमी का पार्ट 2 है ये। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए होंगे, तो इकोनॉमी का पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यूनियन बजट के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। जी डी के पी वर्सेस जीडीपी एक नया कॉन्सेप्ट है, आप सीखिएगा इसको। आ सकता है क्वेश्चन इस तरीके का। फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज जो हो रहा है, ये आपका GS2 के सेक्शन 2 में आ सकता है क्वेश्चन। ज्योग्राफी का भी पार्ट कहिए कि हो गया। डिप्रेसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज से आ सकता है। रोड मैप टू 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको 4 ट्रिलियन इकोनॉमी भी आप ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट, इंडियाज बैंक इकोनॉमी क्या हालत है अभी, और पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जर। ठीक है, ये आपको दोनों में काम आएगा। 71वीं मेंस में तो बहुत काम आएगा ही, क्योंकि अब देख रहे हैं बीपीएससी इस तरीके से अपना डायमेंशन बदल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से पूछ रहा है, तो आपको करके जाना पड़ेगा। आप पुराने ट्रेंड पे ही नहीं चल सकते हैं। लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन देखें, तो सारा नहीं देखना है, जो मैं बताऊंगा वही जो हाईलाइटेड है। द चेनाब ब्रिज ऑन दिस लाइन इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज। ठीक है, इस सब एग्जाम्पल में आपको यूज करना है। ठीक है, फिर द अंजी खाद ब्रिज इज इंडिया रेलवे फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज। ठीक है, द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 2017 इन कोलेबोरेशन विद जापान। ठीक ना। इंडिया लॉजिस्टिक कोस्ट अभी कितना है, 13 to 14% ऑफ जीडीपी है। ऑलरेडी मैं काफ़ी बार इसको इकोनॉमिक्स में बता चुका हूँ आपको, पार्ट 1 में। जीडीपी है, इसको लाना है कम से कम 7% के आसपास में। ठीक है, लॉजिस्टिक कोस्ट क्या होता है, मैंने बताया ही था कि लॉजिस्टिक कोस्ट बेसिकली ना समझिए कि जो हम लोग गाड़ी से मानिए कुछ चीज़ सामान हम मंगा रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज आपको टीवी लिए और आपको शहर में लिए, आपको अपने गांव में घर है तो वहाँ पहुँचाना है। तो जो लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट हो रहा है ना वहाँ से ले जाने का, एक एग्जाम्पल छोटा दे रहे हैं, ये बड़ा लेवल पर है। ठीक है, या समझिए कि बाहर से विदेश से जो कार्गो आ रहा है उससे रिलेटेड है। चाइना स्टैब्लिश ओवर 47,000 किलोमीटर ऑफ हाई स्पीड रेल इन 15 ईयर, वाइल इंडिया हैज नॉट एट कम्प्लीटेड 300 किलोमीटर। सोच सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना इमर्जिंग पावर बन रहा है, हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं। ठीक है, बोले नीचे गिर भी नहीं रहे हैं तो कितना स्लो है, हम लोग स्टेगनेट हो चुके हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है आपका लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन का। लॉजिस्टिक रिवॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना कि लॉजिस्टिक्स मतलब समझे ना कि जो सामान आने ले जाने वगैरह का, ठीक है, उसमें रिवॉल्यूशन। सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक एंड सोशल इंटीग्रेटर है, की तरह काम करता है। बूस्ट टू टूरिज्म एंड ट्रेड, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉजिस्टिक सही रहेगा तो टूरिज्म एंड ट्रेड बूस्ट होगा। इंजीनियरिंग मार्वल्स, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, चैलेंज वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैलेंज लिख के आइएगा, इंफ्रा वाला जो मैंने बताया था। प्रोजेक्ट डिलेज एक प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल प्रॉब्लम है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट तो है ही। क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा भी है तो उसका मतलब है भी तो उसका क्वालिटी खराब है। जैसे देखते हैं रोड सड़क खराब है। सेफ्टी इशू है ही, लूटपाट हो जाता है कहीं। कंपेटिटिव लैब वही जो मैं बता रहा था यहाँ पर से आपको। ठीक है, वे फॉरवर्ड तो मिशन मोड एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि प्रोग्राम हम लोग फोकस करें। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी मतलब IIT NITs वगैरह को मिला के एक थिंक टैंक बनाया जाए जो R&D पे काम करे कि किस तरीके से इसको ठीक करें। नेशनल एंड स्टेट कोऑपरेशन होना चाहिए। कई बार देखते हैं कि जैसे कोई एक रोड बना, उस पर नेशनल और स्टेट दोनों ने पास कर रखा था फंड, और कोई ऐसा रोड है जो बना ही नहीं है। ठीक है, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इलेवलेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे AI वगैरह को आप यूज कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन कर सकते हैं लॉजिस्टिक में जितना ज़्यादा। जैसे अगर आप कहें कि जैसे फास्टैग आया है, ठीक है, आपका टोल पर, वो एक कहिए कि डिजिटाइजेशन हुआ ना, कितना आसान काम हो गया। पहले पूरा का पूरा जाम लगा रहता था टोल प्लाजा पर। एक्सपेंड टू हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मतलब होता है कि ऐसा इलाका जहाँ भीतरी प्रदेश, इसका हिंदी एकदम होता है भीतरी प्रदेश, मतलब ऐसा प्रदेश, मतलब समझिए ना जैसे नॉर्थ ईस्ट एकदम हिंटरलैंड मतलब किनारे पड़ जाता है, वो अंदर मतलब वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ट्राइबल लैंड हो गया। यूनियन बजट इंपॉर्टेंट है। अगर आप AADO दे रहे हैं, 71st मेंस दे रहे हैं, 70th इंटरव्यू दे रहे हैं, यूनियन बजट 2025 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डिफिसिट, सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं डिफिसिट में पढ़ते हैं। फिजिकल डिफिसिट तो कितना है, इस बार का प्रोजेक्ट किया जा रहा है 4.4% ऑफ GDP। प्रोजेक्टर मतलब कि हम लोग को टारगेट रखे हैं कि 4.4% ऑफ GDP तक रखना है। रिड्यूस फ्रॉम 6.4 इन 2022 to 23 से 5.6, फिर 4.8, कमा है लगातार। ठीक है, याद रखिएगा। BPSC आजकल देख रहे हैं पूछ रहा है, अगर आप AADO या BPSC 72nd या 72nd टाइम तो ये पुराना हो जाएगा, बट अगर आप मेंस का दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तभी ये दिमाग में रखिएगा कि किस लेवल पे घट रहा है। अगर आप इसको फिगर से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि 22-23 में यहाँ पर था, 23-24 में यहाँ पर है, अब हमारा टारगेट ऐसे करके, ठीक है, बना सकते हैं आप। रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, 1.5% ऑफ GDP है। प्राइमरी डिफिसिट कितना है, 0.8% ऑफ GDP है। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, 0.3% ऑफ GDP है। याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं।
थीमेटिक या फिलोसफिकल अप्रोच विकसित भारत का। 4 पिलर है इसमें बताया गया है आपका यूनियन बजट में, और 4 कास्ट बताया गया है। 4 पिलर कौन से हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ये यूके पीसीएस में क्वेश्चन इस पे पूछा था, उत्तराखंड जो पीसीएस होता है ना उस पे, ये कौन से हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, इन्वेस्टमेंट है और एक्सपोर्ट है। 4 कास्ट कौन कौन से हैं? तो गरीब हैं, युवा हैं, फार्मर्स हैं, अन्नदाता हैं और नारी हैं, ठीक है। अब की इनिशिएटिव एंड स्कीम की किस पे कौन से स्कीम लाया गया है, इनिशिएटिव लाया गया है। एग्रीकल्चर में देखें तो प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना लाया गया है। बेसिकली क्या है कि जो 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट जो है ना उसको डेवलप करने का बात हुआ है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए। रूरल प्रोस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम, जिसमें स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट फॉर रूरल ग्रोथ फोकस किया जाएगा। फोकस्ड पुश ऑन पल्सेज, कॉटन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, हाई यील्डिंग सीड्स, किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, ठीक है। कोशिश किया जा रहा है कि पल्सेज को, कॉटन को, मतलब काइंड ऑफ उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप पे फोकस किया जा रहा है, ठीक ना। एमएसएमई देखें तो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन रिवाइज हुआ है, ये आपका एएसओ में भी देखे तो पूछा था, तो ये याद रखिएगा कि कितने से रिवाइज हुआ है, ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। टर्नओवर पे चेंज हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी एंड कस्टम क्रेडिट कार्ड, एक जो लिमिट जो था ना उसको बढ़ा दिया गया है, मतलब जो सर्टेन था ना कि इतना ही तक आपको क्रेडिट का गारंटी मिलेगा, नहीं, उसको बढ़ा दिया गया है। फंड ऑफ फंड से एलोकेट किया गया है 10,000 करोड़ जो कि स्टार्टअप्स के लिए। मेजर स्कीम्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर लाइक फुटवेयर, टॉयज, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, आप अपैरल्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक ना। इन्वेस्टमेंट में क्या देखा जा रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ पोषण 2.0 सेक्शन, एक्सपेंशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एचआरडी है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सक्षम आंगनवाड़ी, अटल टिंकरिंग लैब, उसके बाद अगर आप देखें तो भारत नेट ब्रॉडबैंड, ठीक है। मेडिकल एंड लैंग्वेज एजुकेशन, ये बेसिकली कहानी है। पीपीपी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे मोडाइजेशन 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स को दिया जा रहा है। स्टेट्स को दिया जा रहा है 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करिए, एसेट को मोनेटाइज करिए। फिर आपका हो गया एक्सपोर्ट में देखें तो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन आया है, जैसे जॉइंट ड्रिवन बाई कॉमर्स, एमएसएमई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री, 3 मिनिस्ट्री मिलकर एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लाया है। क्रेडिट एक्सेस, क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन, जैसे भारत ट्रेड नेट जो है ना वो डिजिटल पोर्टल फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। याद रखिएगा भारत ट्रेड नेट आप यूज कर सकते हैं तो कहीं भी, ठीक है। मानिए आ गया क्वेश्चन, जैसे लेट सपोज एक्सपोर्ट से रिलेटेड कहीं भी, तो आप इसको डाल सकते हैं। टैक्सेशन चेंजेस अगर देखें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, कस्टम्स रेशनलाइज फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स फुली एग्जेम्प्टेड। डायरेक्ट टैक्स देखें तो 0 हो गया है, डायरेक्ट टैक्स बिल्कुल नील अप टू 12 लाख इनकम। रिवाइज स्लैब्स अप टू 30% फॉर इनकम एबव 24 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन रेज कर दिया गया है 75,000 का, ठीक है। चैलेंजेस क्या है अभी भी, तो मेंटेनिंग फिस्कल प्रूडेंस वाइल इंक्रीजिंग कैपेक्स, कि अगर सोचो कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो फिस्कल प्रूडेंस, क्योंकि पैसा आएगा कहाँ से, उसका एक टेंशन है। अचीविंग इंक्लूजन का एक प्रॉब्लम है कि इनइक्वालिटी, जानते ही होंगे कि इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। एड्रेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर, क्योंकि आप देख रहे होंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर में कहता है कि जहाँ पे 2 लेबर का काम है या 2 कहिए कि फार्मर का काम है, वहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, तो है ना कि नेट प्रोडक्टिविटी तो कम जा रहा है ना। पे फॉरवर्ड क्या है, तो टारगेट मिनिमम 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ टू रीच द 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल। अगर हम लोग को रीच करना है तो आपको 8% प्लस जीडीपी रखना पड़ेगा। एक्सपेंड पर कैपिटा इनकम बियॉन्ड करेंट $2700 से $2800 टू 5,000 से 7,000, ये हम लोग को पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंडिया के पास ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। वही फर्दर रिफॉर्म फॉर फिस्कल कंसोलिडेशन एंड इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ये आप चैलेंजेस का भी उल्टा लिख सकते हैं करके। जीडीकेपी वर्सेस जीडीपी, ये है की कॉन्सेप्ट्स एंड डिफिनेशन देखें तो जीडीकेपी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, तो ये होता है कि इसमें ना जीडीपी, इसमें बस ये के हटा दीजिएगा ना तो जीडीपी हो गया। के है कि नॉलेज को प्रोडक्ट बनाया जाता है, नॉलेज भी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, जैसे आप जानते होंगे कि एक तरीके से आता है ना कि इन्वायरमेंट, जो ग्रीन जीडीपी बोलिए, वो इन्वायरमेंट को इंक्लूड करता है। जीडीपी क्या है देखिए, आप मेट्रिक टू मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज ड्रिवन सेक्टर सच एज इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिसर्च, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। ये किस तरीके से वो लोग इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम लोग बस इकोनॉमी एंगल से देख रहे हैं चीज़ों को, कितना प्रोडक्शन हो रहा है ये सब। 6 टू कैप्चर द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल ऑन ग्रोथ, ठीक है। ग्रीन जीडीपी क्या है, तो वही ट्रेडिशनल जीडीपी को ना इन्वायरमेंटल कॉस्ट एमिंग टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग साइड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी से जोड़ा गया है।
इसका सिग्निफिकेंस, जीडीपी का सिग्निफिकेंस जानते ही है कि एसेस करने में, ग्रोथ में काम करता है, रिसोर्स अलोकेशन में काम करता है, इकोनॉमीज ग्लोबली जो कंपेयर में काम करता है। और ये इसमें क्या दिक्कत है कि थोड़ा सा ये नेग्लेक्ट करता है क्वालिटेटिव डायमेंशन, बेसिकली क्वांटिटेटिव डायमेंशन है, ठीक है। जैसे देखिए नेग्लेक्ट करता है क्वांटिटेटिव डायमेंशन लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, हैप्पीनेस एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। फिर अगर आप देखें जीडीकेपी क्या है, तो जीडीकेपी है जो क्रूशियल इन डिजिटल एंड नॉलेज एरा विथ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एआई, मशीन लर्निंग एंड इनोवेशन, बताया ही। रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेक्टर्स लाइक R&D, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड सॉफ्टवेयर। ग्रीन जीडीपी तो वही बता दिया, अनचेक्ड इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, या उसका एक्सटर्नलिटीज मतलब उससे नुकसान क्या होता है। चैलेंजेस जीडीपी में क्या है कि वही इग्नोर नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे हाउस होल्ड लेबर को, वॉलंटियर वर्क को नहीं वो करता है काउंट उसमें। फेल्स टू रिफ्लेक्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वायरमेंटल डैमेज और सोसाइटल हैप्पीनेस। जीडीपी क्या है, वो क्वांटिफाई करता है नॉलेज को। चैलेंज में ये है कि ये क्वांटिफाइंग नॉलेज थोड़ा मुश्किल है, मतलब किसको आप बोलिएगा। मान लीजिए मैं पीएचडी किया हूँ, आप पीएचडी किए हैं, तो किसको बोलेगा कि दोनों भाई पीएचडी किए हो, दोनों सेम नॉलेज के हो, ठीक है। तो ये दिक्कत है। रिक्वायर्स न्यू फ्रेमवर्क, डाटा कलेक्शन मेथड एंड सैटेलाइट अकाउंट टू ट्रैक नॉलेज इकोनॉमी आउटपुट, क्योंकि इसको सही से देखना पड़ेगा। ग्रीन जीडीपी में क्या है, असाइनिंग मॉनिटरी वैल्यूज टू इन्वायरमेंटल लॉस, ठीक है। डाटा लिमिटेशन हिंडर ब्रॉड अडॉप्शन एंड एक्यूरेट कंपेरिजंस, ठीक है। फर्टिलाइजर एक्सेसिव यूजेज देयर नेगेटिव इंपैक्ट एंड वे फॉरवर्ड, डेटा एंड फैक्ट्स देखते हैं। तो इंडिया का प्राइमरी फर्टिलाइजर इंडिया में कौन सा यूज होता है, यूरिया होता है, डायमोनियम फॉस्फेट जिसको डीएपी बोलते हैं, फिर एमओपी जो है मोरियड फॉस्फेट, ठीक है। इसमें देख लीजिए तो 40% नाइट्रोजन होता है, इसमें 40% फॉस्फोरस, 18% नाइट्रोजन होता है, इसमें 60% पोटेश होता है, ठीक है। इसको मोरिएट ऑफ फॉस्फेट भी इसीलिए बोलते हैं, ठीक ना, मोरिएट ऑफ पोटेश। ओवर 85% यूरिया डिमांड इज मेड डोमेस्टिकली, ठीक है, याद रखिएगा यूरिया का डोमेस्टिकली होता है, बट प्रोडक्शन रिलाइज हेवली ऑन इंपॉर्टेंट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्रॉम कंट्रीज लाइक कतर। इतना मतलब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आना फर्टिलाइजर क्राइसिस, तो तीनों के बारे में लिखना है कि जो यूरिया है वो डोमेस्टिक तो उसका हो रहा है प्रोडक्शन, बट जो उसका आप बोलिएगा ना कि इनपुट जो है, या बोलिए उसका कि जो आपका उसमें जो यूज हो रहा है ना वो एलएनजी हो रहा है, जो कि बाहर से मंगाना पड़ रहा है। डीएपी के साथ देखिए कि वो प्योरली फिनिश फर्टिलाइजर ही हम लोग मंगाते हैं सऊदी अरेबिया, चाइना, मोरक्को, रसिया से, ठीक है। फिर एमओ तो इंटायरली इंपोर्ट होता है, ठीक ना। आइडियल एनपीके रेशियो 4:2:1 होना चाहिए, बट इंडिया में कितना है अभी 10:4:1। कितना सोचिए कि ज़्यादा बढ़ गया है रेशियो, ये हमारे हेल्थ के लिए भी खराब है। आप अगर वहाँ देखेंगे ना वहाँ पंजाब वगैरह में तो और ज़्यादा है, मतलब वो समझिए कि तो 15-16 के आसपास वहाँ इन नाइट्रोजन का रेशियो, इन कटिंग सेशन यूज ड्यू टू ओवर रिलायंस ऑन यूरिया, ठीक है। मीनिंग बेसिकली वही कि फर्टिलाइजर का होता क्या है, इंट्रो आपको यहाँ से लिखना है। मैं जो डेटा फैक्ट्स लिखता हूँ ना, ये आपको अपने डायरेक्ट डेटा फैक्ट्स वहाँ डालना नहीं है, ठीक है। आपको इनके साथ ना उसको सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे आप चैलेंजेस में अगर लिखें कि ओवर रिलायंस ऑफ यूरिया, ठीक है, तो ऐसे लिखें कि इंपोर्ट डिपेंडेंस, तो वहाँ पे लिख दें कि यूरिया जो है उसका जो आपका इंपोर्ट जो एलएनजी आता है वो पूरी तरह विदेश से आता है, इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। The fertilizer crisis in India reflects a structural dependency on important raw material and finished fertilizer and undermining long-term food security and agricultural sustainability, ठीक है। ये आप इंट्रो में ऐसे लिख के आएंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव देखिए तो रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस, क्यों ये फर्टिलाइजर क्राइसिस पे नीड है, जरूरी है, तो रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन यूरिया, डीएपी एंड एमओपी, ठीक है। करेक्ट द इम्बैलेंस एनपीके रेशियो इन सॉइल, एकदम सही। प्रमोट कोस्ट इफेक्टिव एंड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव लाइक अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, प्लस आगे भी लिख सकते हैं कि ना अल्टरनेटिव तरफ जाइए, अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट, 20% नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस और 13% सल्फर। रेशनलाइज फर्टिलाइजर सब्सिडीज टू इनकरेज इफिशियंट यूज एंड प्रिवेंट ओवर कंजम्पशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज से बचाएगा, सपोर्ट करेगा आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को, और क्या इसका डाल दीजिएगा कि ये क्या है कि आपका जो सॉइल जो है ना सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, सॉइल डिटोरिएशन कम होगा इससे, ठीक है। तो देखते हैं फिर सिग्निफिकेंस आप हम लोग आ गए, ठीक है। सिग्निफिकेंस बता दिए। चैलेंजेस देंगे तो फार्मर्स आर अकस्टम्ड टू सब्सिडाइज फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू अल्टरनेटिव्स। मतलब फार्मर ना आदत हो गया है उनको यूरिया को, क्योंकि वो काफी ज्यादा सब्सिडी पे यूरिया मिलता है, इस कारण से डिफिकल्ट है उनको चेंज करवाना, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। ट्रांजिशनिंग टू न्यू फर्टिलाइजर रिक्वायर्स अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है। सब्सिडी रिफॉर्म्स में फेस पॉलिटिकल एंड सोशल रेजिस्टेंस, काफी देखते हैं जैसे फ्रीबीज वाला कल्चर है, वही सब्सिडीज में भी वही है ना कि डायरेक्टली तो फ्रीबीज भी दे रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग एंड प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी आर नॉट वाइडली अडॉप्टेड, ये दिक्कत है। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, इन्हीं को लिखना है, ठीक है। कि जैसे
ट्रांजिशन रिक्वायर अवेयरनेस कैंपेन था ना, जो कि लिमिटेड होगा, तो लिखना है कि नहीं अवेयरनेस करना है थ्रू सोशल मीडियाज ये सब। फिर आप ये लिख दीजिएगा सब्सिडी रिफॉर्म पॉलिटिकल एंड सोशल रेजिस्टेंस की एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा कहीं। और सबसे अच्छा इसका वे फॉरवर्ड होता है ना कि इसको ना न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंदर में डाल दीजिए, जो मैं वे फॉरवर्ड में आगे लिखवाया हूँ, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है, इसको लिखिएगा कि रिटेन डीएफई फॉर क्रिटिकल क्रॉप लाइक व्हीट राइस एंड शुगर केन बाइल प्रमोटिंग अमोनियम फोस्फेट सल्फेट। याद करिए ऊपर मैंने जो लिखवाया था अमोनियम फोस्फेट सल्फेट, ठीक है। एपीएस फॉर ऑयल सीड पल्सेज कॉटन ऑयल एंड चिली। रिफॉर्म द यूरिया सब्सिडी फ्रॉम अ प्राइस फिक्स्ड मॉडल टू न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी, ठीक है। और डीबीटी प्रमोट सॉइल हेल्थ कार्ड एंड प्रिसीजन फार्मिंग टू एनेबल साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। और एक्सपेंड द एनवीएस स्कीम इंसेंटिवाइज बैलेंस यूज ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिप्रेसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज। तो ये देखेंगे बेसिकली ये आपको फिगर बनाना है ये वाले का कि 16 जनवरी 2024 को 86.5 रुपीज़ था $1, और जब आप देखिए तो फॉल फ्रॉम 83.5 फ्यू मंथ अर्लियर, ठीक है। 2014 से 24 के बीच में 28% डिप्रेसिएशन हुआ है, और 2004 से 14 के बीच में 26.1% डिप्रेसिएशन हुआ है। डिप्रेसिएशन मतलब जानते होंगे ना आप लोग, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ कि डिप्रेसिएशन क्या होता है ना कि इनिशियली मानिए कि आपको $1 कहीं से चाहिए, ठीक है, बैंक से चाहिए, मानिए आप विदेश गए हैं, ठीक है, $1 चाहिए, तो अभी आपको 80 रुपये देना होगा। लेकिन जब हम लोग को 85 रुपये देना पड़े $1 के लिए, तो बोलेंगे हम लोग का पैसा का क्या वैल्यू गिर गया ना एक तरीके से, तो उसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन, ठीक है। फिर देखिए रूपी जो है वो हमारा 3rd वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी इन रिसेंट टाइम बन गया है, रिसेंट मंथ। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप फ्रॉम ओवर 700 मिलियन इन 2024 टू 640 बिलियन बाई इन दिसंबर 2024। देखिए आया था ना 21 बीपीएससी में भी क्वेश्चन। फ्रॉम अप्रैल से दिसंबर 2024 इंडियाज एक्सपोर्ट वर 602 बिलियन वाइल इंडियाज इंपोर्ट वर 682 बिलियन, रिजल्टिंग इन 80 बिलियन ट्रेड डिफिसिट। तो ये ट्रेड डिफिसिट के कारण ही डिप्रेसिएशन आता है, और भी फैक्टर हैं बट ये भी एक फैक्टर है। मेजर रीजन या फैक्टर क्या है, तो देखिए कि यूएस का डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है। मतलब दो चीज है ना, मतलब ऐसा समझिए कि $1 में आपका 80 रुपये मिलता है, ठीक है। अब मानिए कि उस डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपका 80 की जगह 85 में उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है तो लेना पड़ेगा उसको। तो यूएस का जो डॉलर है ना वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा महंगा हुआ है, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कुछ दिन पहले ईरान पे जैसे अटैक हुआ था, इजराइल ने किया था, यूएसए ने किया था, रसिया यूक्रेन जो वार चल रहा है, और फिर इजराइल का और हमास का वार चलने के कारण जो आपका रेड सी है वहां पे खतरा मंडरा रहा था, ठीक है, क्योंकि हाउदी जो रिबल है वो लोग अटैक कर रहे थे, जिसके कारण हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस हुए रखा था। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो एग्जिट कर रहे हैं, जो एफपीआई होता है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, वो एग्जिट कर रहे हैं। क्रोनिक ट्रेड डिफिसिट, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट जो है ना वो एक मतलब बन गया है ना इस तरीके से कि हम लोग से वो खत्म ही नहीं हो पा रहा है। इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस देखें तो डिप्रेसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज का निगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो बेसिकली देखिए ऐसे ही ना आपकी एग्जांपल मैं इसको समझा देता हूँ, इन दोनों को कवर हो जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कि इनिशियली आप $1 आपको 80 में मिल रहा था, ठीक है। तो $1 80 में मिलने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई चीज विदेश से मंगाते हैं तो मान लीजिए वो $2 का वहां होगा, ठीक है। तो अभी आपको 160 रुपये देना पड़ता $2 का। अब मान लीजिए कि क्या हुआ ना कि हमारा डिप्रिसिएट कर गया, मतलब अब $1 हो गया 85 का, बिल्कुल ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मानिए विदेश से कोई सामान अगर आता है तो हमको $2 का अगर वहां से है तो हमको 170 देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट महंगा होते जा रहा है, देख रहे हैं ना कि इम्पोर्ट महंगा हो रहा है, ठीक है। तो वही लिख रहा है निगेटिवली कॉस्टलियर इम्पोर्ट। और फिर अगर आप उसको भेजें, अगर बाहर आपको भेजना हो तो सोचिए कि अभी आपको 80 रुपये आप यहाँ अगर मानिए कि कुछ या 40 रुपये खर्च किए और 40 रुपये फायदा के साथ आप 80 रुपये में अगर बेच रहे हैं कोई चीज़, तो वहाँ $1 है मानिए या $2 में वहाँ बिकता है, ठीक। और अभी उसका दाम 80 रुपये है, तो अभी तो आप 160 में वहाँ बेच रहे थे। लेकिन जैसे ही आपका प्राइस का वैल्यू घट जाता है तो अभी वही $1 में 85 रुपये का हो गया है। तो अब वहाँ तो चीज कुछ हुआ नहीं है, इन्फ्लेशन तो वहाँ आया नहीं है, तो वहाँ भी $1 का सामान आपको बेचेंगे तो आपको मिलेगा वो $2, जो कि यहाँ आने पे 170 रुपये जाएगा। तो आपको एक्सपोर्ट का फायदा हो जाएगा, ठीक है। वही देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसे होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही ना निगेटिव इम्पैक्ट में ये हो जाएगा, क्योंकि ना मान लीजिए कि आ गया बाहर से पैसा, ठीक है, तो हमारा पैसा का वैल्यू लगातार गिर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा एक तरीके से, ठीक है। इंक्रीजिंग फॉरेन डेप्ट सर्विसिंग, वाइडर ट्रेड एंड करेंट अकाउंट, क्योंकि ये और एक क्रोनिक जो बनेगा ना कि और ये ट्रेड डिफिसिट को बढ़ाते ही चला जाएगा। फिर वही देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट रिमिटेंस गेन कैसे, क्योंकि बाहर से जो लोग रिमिटेंस होता क्या है, जो बाहर से जो हम लोग के मानिए कोई फैमिली में बाहर रहते हैं, विदेश रहते हैं, वो रिमिटेंस भेजते हैं, मतलब वो जो पैसा भेजते हैं ना उसको रिमिटेंस कहते हैं। तो रिमिटेंस मानिए कुछ मैंने मानिए वो $2 भेजे, एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले वो 160 रुपये हमको मिल रहा था, अब 170 रुपये मिलने लगेगा, तो रिमिटेंस गेन होगा।
पोटेंशियल एफडीआई इनफ्लोज अ वीकर रूपी, क्योंकि वीकर रूपी है ना, तो हो सकता है कि एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है तो वो आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि चैलेंजेस क्या रीजन रह रहा है डिप्रिसिएशन का, तो स्ट्रक्चरल डिफिसिट यानी कि परसिस्टेंट हाई ट्रेड एंड करेंट अकाउंट डिफिसिट लगातार ये चल रहा है। लो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीवनेस, इंडिया में ऐसे भी देखा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग में ना इंडिया में स्टेग्नेशन आ चुका है। स्टेग्नेशन मतलब कि बस वहीं का वहीं रह रहा है ऑलमोस्ट। जैसे अगर आपको मेक इन इंडिया याद हो तो उसके अनुसार ना अभी हम लोग को 2025 तक 25% ऑफ टोटल जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए था, जीवीएच ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, बट अभी भी वो 17% ही है। सोचिए, तो हम लोग फेल कर रहे हैं ना एक तरीके से। फिर देखिए कि डॉलर डिपेंडेंस एंड लैक ऑफ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि डॉलर का हम लोग डिपेंडेंट, हम लोग ही नहीं पूरा वर्ल्ड ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है, तो इस पर इंडिया काम किया है और काफ़ी कंट्री के साथ ना रूपी वाला ट्रेड साइन किया है कि हम आपको रूपी में पैसा देंगे, तो डिप्रेसिएशन का बात ही नहीं रहेगा। वे फॉरवर्ड वही देखिए कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे कि अगर घर में ही कुछ प्रोड्यूस हो, एफडीआई को अट्रैक्ट करेंगे, टूरिज्म प्रमोट करेंगे तो पैसा आएगा बाहर से, ठीक है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी ट्रूथ देखेंगे कि इंडिया जो है ना वो रीच किया है 4 ट्रिलियन जीडीपी इन 2025 सरपासिंग जापान, ठीक है। इट टुक 60 ईयर पोस्ट इंडिपेंडेंस टू रीच 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब 2007 तक मात्र इंडिया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी था, 7 से 14 ये डबल होकर 2 ट्रिलियन बन गया, और 14 से 21 3 ट्रिलियन बन गया। और यूएस का जो जीडीपी है वो 30 ट्रिलियन के पास पर है, और चाइना का 19 ट्रिलियन है, हमारा भी 4 ट्रिलियन ही है। तो ये बताता है ना कि इंडिया पास अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अभी बहुत कम इंडिया का है। इंडिया पर कैपिटा इनकम इज आउट $2800, इसको 5700 के आसपास करना है, दुगना ऑलमोस्ट। टॉप 1% ऑफ इंडियंस ओन ओवर 40% ऑफ नेशनल वेल्थ, ये इनकम इनक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो जैसे जीडीकेपी पढ़ा रहे थे ना हम लोग, उसमें था ना कि एक इनोवेशन वगैरह, ठीक है। तो वो जैसे जीडीपी का चैलेंजेस भी है कि जीडीपी ना इनक्वालिटी को वो नहीं वो दिखाता है कि कितना इनक्वालिटी है। फिर देखेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट 90% ऑफ वर्कफोर्स, जो कि सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में आ गए ना तो लोग को एक अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप एक देखिए कि उनको एक लेबर कोड वगैरह का सारा उनको प्रिविलेज मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा है एक ट्रैक में रखने में, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज रिड्यूस टू अबाउट 5%, याद रख ये डाल सकते हैं कहीं। सिग्निफिकेंस में देखिए है तो रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन थ्रू रिफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। क्योंकि देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार गवर्नमेंट बोली है कि 11.11 लाख करोड़ करेंगे, ठीक है। हाईलाइट पोटेंशियल फॉर इंडिया टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सून, ठीक है ना। फिर सोज इंडिया कैपेसिटी फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विथ मल्टीप्लायर इफेक्ट। चैलेंज देखे तो वही वेरी लो पर कैपिटा इनकम है डिस्पाइट हाई जीडीपी, स्टार्क इनकम इक्वलिटी है, पर मैंने बता ही दिया, इसको सेटिस्फाई करेगा किससे लिख के 1% कैरीज 40% ऑफ वेल्थ। हाई अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमॉन्ग यूथ, जो टोटल अभी बिहार में बता दे रहा हूँ और इंडिया का ही बता रहा हूँ। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी चल रहा है 3.2% और बिहार में 3%। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है ना, उसमें यूथ ही 83% है, तो जो अनएम्प्लॉयड टोटल लोग हैं ना उसमें यूथ 83% है। डोमिनेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा, ऊपर मैंने बताया कि 90% जो है वो, तो इसी को बस यहाँ जस्टिफाई करना है। डेटा फैक्ट्स मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं लिखना है, जस्टिफिकेशन में लिखना है, ठीक है। वे फॉरवर्ड वही है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी फोकस करना चाहिए। इनहेंस स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज। फिर प्रमोट वेल्थ क्रिएशन दैट बेनिफिट बोथ रीच एंड पुअर साइमल्टेनियसली, मतलब इनकम एंड कटो को जितना कम करना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। जीडीपी में हम लोग ना थोड़ा सा ऐसे देखना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही फायदा हो, ठीक है। इंडिया रोड मैप टू बिकमिंग 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2035, द गोल इज टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2030। ये मैं 4th इकोनॉमी पढ़ा दिया तो इसको जल्दी से खत्म कर देता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन देखें तो 3.4% ऑफ जीडीपी फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, ठीक है। 11.11 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन 2024, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मैं यही बता रहा था ऊपर में। इनिशिएटिव कौन कौन सा लाया गया है आपका, आप कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या बोले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो पीएम गति शक्ति प्लान, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, भारतमाला, सागरमाला, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। आपको याद होगा तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में बताइए कि हमारा भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कितना जा रहा है, मैं ऊपर ही में पढ़ाया हूँ उसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज में कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग एम टू कंट्रीब्यूट 32% टू जीईवीए, ठीक है। अभी 17% पे चल रहा है ये। एमएसएमई अकाउंट फॉर 35.4% ऑफ आउटपुट एंड 45.7% ऑफ एक्सपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई, तो मेंस का समझिए फेवरेट सब्जेक्ट है और आपको इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है।
ह्यूमन कैपिटल देखें तो इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन ऑफर्स है डेमोग्राफिक डिविडेंड बट कैप्स एग्जिस्टिंग स्किल्स फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन कितना है अभी तो 41.7% है एंड एजुकेशन। ठीक है, डेटा एंड फैक्ट्स ऊपर मैंने नहीं लिखा है, यहीं पे लिखा है, तो आपको इसको देख सकते हैं कि इंडिया जो प्रोजेक्टेड एड 1 ट्रिलियन टू जीडीपी एवरी 18 मंथ फॉर 6 ईयर। ठीक ना, एमएसएमई क्रेडिट गैप अभी 530, ये चैलेंजेस में लिखा है कि एमएसएमई को कंस्टेंट इन जो है ना वो फॉर्मल क्रेडिट हो रहा है, 530 बिलियन का गैप है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन 37% वाली 41.7% हो गया है। ठीक है, 64% ऑफ वर्किंग ऑफ वीमेन आर एग्रीकल्चर, बेसिकली फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है। जीडीपी पर कैपिटा 2700 है, मच लोअर देन ग्लोबल लीडर्स, ऊपर बताया था 5600-5700 होना चाहिए। सिग्निफिकेंस बताइए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का, सॉरी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब आपको करना पड़ेगा। पोटेंशियल फॉर एक्सटेंसिव जॉब क्रिएशन एंड एनहांस्ड सोशल मोबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड एंड बूस्ट कम्पिटिटिवनेस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट का काम करता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। चैलेंजेस देखिए तो लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का दिक्कत है, ऊपर मैं बताया भी हूँ कि प्राइवेट जो है वो कंपनी अभी खर्च नहीं करना चाह रही है। एमईसी में कंस्टेंट है, उनका लोन लेने वगैरह में दिक्कत है। स्किल गैप देखिए तो ओनली 33% वर्कर है, एम्प्लॉयर्स डिजायर्ड स्किल है बस। फीमेल वर्कफोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है सोशल कंसर्न वगैरह के कारण। इसमें वही लिखे कि कैसे काम करेंगे एमएसएमई को देंगे, जो चैलेंजेस वगैरह ऊपर बताया ना उसी को बस लिखना है। ठीक है, द आरबीआई रिसेंट की मॉनिटरी पॉलिसी अपडेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कि इसमें रेपो रेट जो है वो रखा गया है 6.5% पे ही, 11th कंजिक्यूटिव मीटिंग। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है तो ये समझिए कि ऐसे जनरली ना हर 2 मंथ पे करता है, रहता है कि क्वार्टर पे, एक क्वार्टर में मिनिमम मीटिंग होना चाहिए, पर ये लोग हर 2 महीने पे मीटिंग करते हैं। तो 11th कंजिक्यूटिव मीटिंग ये रेपो रेट को चेंज नहीं किए हैं, 6.5% ही रखे हैं। सीआरआर को कट किए हैं 50 बेसिस पॉइंट टू 4% कर दिए हैं। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो है फोरकास्ट रिवाइज्ड डाउन टू 6.6% फ्रॉम 7.2%। उसका जीडीपी जो हमारा बढ़ने का है उसको कम किया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी के कारण। इन्फ्लेशन फोरकास्ट रिवाइज अप टू 4.8% फ्रॉम 4.5%। इन्फ्लेशन जो महंगाई फोरकास्ट है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। एसएलआर को रिमेन अनचेंज 18% रखा गया है। ठीक है, इंक्रीजिंग द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक बाय रिड्यूसिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब जो इंक्रीज किया गया है लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक, कैसे, रिजर्व रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करके। जैसे अगर आप देखें ना कि सीआरआर को कम किया गया है, इसके कारण क्या है कि अब उसको पैसा कुछ रिजर्व कम रखना पड़ेगा, तो वो बाकी पैसा क्या करेगा कि क्या बोलते हैं और इम्प्रूव होगा हमारा लिक्विडिटी पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, हेल्प्स मैनेज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मैनेज करता है हेल्प करने को। मॉनेटरी पॉलिसी जो है फिर आपका चैलेंजेस अगर देखिए तो बैलेंसिंग लिक्विडिटी इंजेक्शन विथ इन्फ्लेशन कंट्रोल, एज इन्फ्लेशन इज स्लाइटली ऑफ टारगेट एट 6.21% चल रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी इंजेक्शन से क्या है ना कि आपको चैलेंज में यह है कि क्योंकि जैसे लिक्विडिटी इंजेक्शन का मतलब क्या होता है कि पैसे को ना मार्केट में डालना, तो मार्केट में डालने से क्या होगा कि पैसे हमारे ही पास आएगा, ऐसे तो रोड पे फेंका नहीं रहेगा। तो जब पैसे हमारे पास आता है तो हम लोग का डिमांड भी तो बढ़ता है। आप कहीं पास मानिए 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, तो कल को डिमांड बढ़ेगा, चलो ना यार ये खा लेते हैं या ये खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि और महंगाई बढ़ता है। ठीक है, फिर चैलेंज में दूसरा क्या है, इंश्योरिंग दैट इनहेंस्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी ट्रांसलेट्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, मतलब लोग लोन तो ले रहे हैं पर वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, कल को फ्यूचर में काम किया जाए। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑन बैंक बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल हेल्थ, बैंक का बैलेंस शीट भी देखना है कि लोन इतना ना दे दे कि उसको कल को बैंकरप्ट हो जाए बैंक की। ठीक है, वे फॉरवर्ड देखिए तो आरबीआई शुड कंटिन्यू कॉशियस मॉनेटरी पॉलिसी विद रेगुलर असेसमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ डेटा, उसको दोनों को ध्यान रखना चाहिए, इन्फ्लेशन और ग्रोथ डेटा। फोकस ऑन इंप्रूविंग क्रेडिबल फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर विदाउट कंप्रोमाइजिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एम्फेसाइज एफिशिएंट यूज ऑफ इंक्रीज लिक्विडिटी बाय बैंक थ्रू बेटर लेंडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, कोशिश करना है कि इफिशिएंट यूज ऑफ इंक्रीज लिक्विडिटी करा बैंक को करें। ठीक है, कि वही जो ऊपर में मैंने बोला था ना कि ये ध्यान देना है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगे। ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है ना, आई फॉर द लीगल बेसिस फॉर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये कौन से होता है, एमपीसी अंडर सेक्शन 445 जेड ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक है, टू सेट रेपो रेट एंड इन्फ्लेशन टारगेट। इंडियाज बैंक इकोनॉमी, वाई फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रसिंग इन। ठीक है, मतलब बैंक के इकोनॉमी में को देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आ सकता है इधर अभी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग, काफ़ी बैंक वगैरह मर्ज भी हो रहे हैं, मैं
AED वगैरह करेंट में जो पढ़ाया था उसके लिए। तो आप ये देख सकते हैं क्यों। तो FII का जो होल्डिंग लिमिट है ना करेंटली वो 20% है। मतलब FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो भी 20% ही हमारे बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब चर्चा हो रहा है कि इसको चेंज करके 49% कर ले। 49% ही क्यों, क्योंकि 49% से प्लस करेंगे ना तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो बोलते हैं, ठीक है, वो चला जाएगा आपका उसके पास। इसलिए 49% सो दैट 51% अभी भी इंडिया में ही रहे अटॉर्नी, ठीक है, गवर्नमेंट ही उसको रिटेन करे। रेगुलेटरी ओवरसाइट तो देखिए कि FII जो है ना उसको वो रेगुलेट करता है सेबी, RBI भी कई जगह पर रेगुलेट करता है, और फॉरेन जो फेमा एक्ट है, ठीक है, 99 उससे रेगुलेट होता है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है कि बूस्ट टू PSU बैंक, क्योंकि पैसा आएगा तो PSU बैंक लोन वगैरह दे सकता है, तो उसको अपना अलग जो आप ब्रांच वगैरह खोल सकता है तो उसको फायदा होगा। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीज्ड इन्फ्लो इन सेंस फॉरेन रिजर्व, क्योंकि पैसा आएगा तो फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा इंडिया का। ग्लोबल इंडेक्स इंक्लूजन, तो जैसे देखेंगे कि ग्रेटर FII जो है वो PSU बैंक वगैरह को ना, जो मल्टी लेवल जो बैंक होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो एक नीचे मैं पढ़ाऊंगा बैंक मर्जर भी कि किस तरीके से इंडिया ना कोशिश कर रहा है कि जो इतने सारे बैंक खुले हुए हैं ना कि बैंक कम रहे लेकिन वो वर्ल्ड लेवल फेमस रहे, ठीक है। फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, क्योंकि एक क्या हुआ कि सिग्नल्स रिफॉर्म एंड रेगुलेशन, जैसे ही उसको लगेगा ना कि जो इन्वेस्टर है उनको लगेगा कि हाँ यार मार्केट में पैसा आ रहा है, सही चीज़ें चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो और इन्वेस्ट करते हैं। चैलेंजेस क्या है कि वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल शॉक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जैसे अभी तक तो है कि चलिए पैक है 20%, 80% हम लोग का इंडिया का ही उसमें पैसा है, बट मान लीजिए विदेश का 49% हो गया, तो अगर मानिए विदेश में कुछ दिक्कत आता है, कोई उसको मान लीजिए सडन वहाँ कोई डिप्रेशन आ गया या कुछ बोलिए, तो वहाँ क्या है ना कि लोग यहाँ से पैसा जो विदेशी है वो निकालना चालू करेंगे क्योंकि उनको अपना काम होगा, ठीक है। इस कारण क्या हुआ कि थोड़ा बहुत भी विदेश में भी कुछ दिक्कत आने पे ना जो है ना कि इंडिया में वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा। लिमिटेड इंपैक्ट ऑन स्ट्रक्चरल इशू, क्योंकि ये है ना जो NPA वगैरह या वीक गवर्नेंस का इशू जो है बैंक के साथ, उसके साथ तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। बैंक अभी भी अपना जितना आप उसको सही अमाउंट में क्रेडिट है अगर उसको यूटिलाइज करें ना तो NPA वगैरह का इशू ऐसे ही सॉल्व हो जाए। NPA क्या होता है, नॉन प्रॉफिट एसेट, ठीक है, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो एसेट ना ऐसे देखते होंगे ना कई लोग को लोन देता है वो लोन उसको लौटा ही नहीं पाते हैं, तो वो NPA में काउंट होता है। फिर देखेंगे मार्केट फ्लक्चुएशन कि हायर एक्सपोजर टू फॉरेन फंड कैन कॉज शार्पर करेक्शन इफ ग्लोबल सेंटीमेंट, अगर वही जो पहला बताया। वे फॉरवर्ड क्या है, तो पॉलिसी फाइनलाइजेशन द गवर्नमेंट डिसीजन टू रेज FII कैप इज क्रिटिकल फॉर अनलॉकिंग द बेनिफिट्स मेंशन्ड एबव। रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन को सही से ध्यान देना है कि वो गवर्नेंस इशू भी ना हो। फिर NPA मैनेजमेंट सही से मॉनिटरिंग देखना है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेन इन्फ्लोज एंड मार्केट स्टेबिलिटी इज नेसेसरी टू मिटिगेट रिस्क। पब्लिक बैंक मर्जर जिसका मैं बता रहा था, इसके बाद है, हाँ ठीक है, तो PSB जो आपका पब्लिक सेक्टर जो बैंक है ना उसका कंसोलिडेशन 2.0 चल रहा है, वो यही आपको इंट्रो में लिखना है, ठीक है। तो ये बेसिकली है रेफर्स टू गवर्नमेंट प्लान टू मर्ज सम ऑफ द रिमेनिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू क्रिएट अ फ्यू लार्ज ग्लोबली कम्पिटिटिव बैंक, ठीक है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएट करना टॉप रैंक्ड बैंक्स विथ लार्जर कैपिटल बेसेज एंड ग्लोबल प्रेजेंस, अलाइन बैंक्स विथ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, स्ट्रेंथन MSME लैंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये पर्पस है हमारा बैंक को मर्ज करने का। प्रोविजन देखिए तो फोकस्ड मर्जर फोकस किया जा रहा है, जैसे कंसीडर मर्जिंग अ स्मॉलर PSB लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इनटू लार्ज वंस टू क्रिएट 2 or 3 बैंक्स अमंग द टॉप 20 ग्लोबली, जो मैं ऊपर में डिस्कस कर रहा था। कंसल्टेशन विथ बैंक्स एंड डिजाइनर्स टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ IT प्लेटफॉर्म्स, स्ट्रीमलाइनिंग ब्रांचेस, क्योंकि जैसे 2-3 चीज ब्रांच को 2-3 बैंक को मर्ज करिएगा, उसके अलग अलग जगह ब्रांचेज होंगे, तो कैसे कैसे बैंक को मर्ज करें। मान लीजिए आप एग्जांपल ले लीजिए कि पटना में मान लीजिए, तो वहाँ देख लीजिए कि एक जगह पे बैंक, जैसे मानिए हमको मर्ज करना है यूको बैंक को और आपका सेंट्रल बैंक को मर्ज करना है। अब दोनों का सेंटर मानिए एक जगह पे खुला हुआ है, तो कहाँ पे किसको प्रायोरिटी देना है, कहाँ पे कौन से बैंक के सेंटर को रखना है, क्योंकि मान लीजिए कि यूके बैंक का वहाँ पे 1 लाख कस्टमर है और जो आपका मैंने बोला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मात्र 10,000 कस्टमर है, तो वहाँ पे क्या अच्छा उपाय है कि यूको बैंक वाला वहाँ पे सिस्टम को बढ़ा कर रखो और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वहाँ ट्रांसफर कर दो। तो वही चीज़ है कि देखा जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ कैसे, क्योंकि ये जो है ना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइंड, क्योंकि उसके बाद अच्छा खासा कैपिटल है तो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी फाइंड कर सकता है आपका फंड, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फायदा होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखें, क्योंकि जैसे कंसोलिडेशन इनेबल्स यूनिफाइड मॉडर्न IT सिस्टम एंड बेटर डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि जैसे एक तो है ना कि इतना सारा बैंक है ना कि सही से वो चीज़ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसके कारण ये साथ में आएगा तो कोऑर्डिनेशन बढ़िया चलेगा। रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट का बर्डन, ठीक है, तो क्योंकि ज़्यादा बैंक रहने से गवर्नमेंट को भी टेंशन होता है, रेगुलेटरी टेंशन है, तो यहाँ पे कम बैंक होगा तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा तो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैपेक्स होता है वो कम लगेगा।
चैलेंजेज वही इंटीग्रेशन हर्डल है, क्योंकि एचआर एंड कल्चरल डिफरेंसेस कई जगह होता है कि अब जैसे यूके बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पटना एग्जाम्पल, ये मानिए कि वहाँ पे आपको कह दे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कि नहीं 10,000 कस्टमर है तो क्या, लेकिन मेरे उसके साथ डिफरेंसेज हैं या कुछ हैं, दिक्कत है, आप नहीं जा पाएंगे, तो वो दिक्कत है। टेक्नोलॉजिकल कॉस्ट ज़्यादा है थोड़ा इनिशियली, क्योंकि माइग्रेटिंग आईटी सिस्टम बिटवीन बैंक्स इज एक्सपेंसिव एंड कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कस्टमर का डिसरप्शन देखें तो क्या होगा ना, वही जो मैं बताया कि 10,000 लोगों को तो दिक्कत होगा ना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले को, कि उनको आईएफएससी चेंज करना पड़ेगा, अपना अकाउंट नंबर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनल बैंकिंग डाइल्यूशन, रिस्क ऑफ लूजिंग लोकल फोकस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रायोरिटी, ठीक है। मतलब वही है कि जो रीजनल बैंकिंग का डाइल्यूशन होगा, क्योंकि बड़ा फोकस करने के चक्कर में ना, वो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में जो मेन जो छोटा मोटा काम है वो दिक्कत होगा। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है कि टू बिग टू फेल, मतलब अगर फेल हुआ बैंक तो बहुत बड़ा बैंक फेल होगा, फिर मतलब समझिए कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर डिप्रेशन लाएगा, जैसे 2008 में कैसे क्राइसिस आया था। फॉरवर्ड वही है कि इंश्योर सीमलेस इंटीग्रेशन विद ट्रांसपेरेंट एचआर पॉलिसीज, बैलेंस शीट विथ इंक्लूसिविटी, balance a scale with inclusivity, build a strong governance and risk management framework, engage with banks, regulators and stakeholders, ठीक है। फिर यहीं पर रोकते हैं, थैंक यू।